हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एकलव्य इग्नू एंड दिस साइड सचिन। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएचआई 106 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। याद रहे मैं आपको पीवाईक्यूज करवा रहा हूं क्योंकि ये आपका कोर्स का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हुआ था, ज़्यादा पेपर्स अवेलेबल नहीं है। तो जो हमारे पास जितना आइडिया है, लिमिटेड जो पीवाईक्यूज से क्वेश्चन आए हैं, हम उन्हीं में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है क्रिटिकली डिस्कस द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर आ सकता है। उसकी सोसाइटी, उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इसका टाइम पीरियड है वो है 2600 टू 1900 BC। ओके, ये मैच्योर हड़प्पन पीरियड है, यानी कि ये वो टाइम था जब ये सिविलाइजेशन पूरे अपने पीक पर थी। एंड इसी सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है दुनिया की। अर्बन यानी शहरी, वहां पर जो भी सिस्टम था पूरा एकदम शहरी जैसा था, ठीक है, सिटीज की तरह। और ये कहां पर थी हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो ये कहां पर थी? तो ये थी पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट जो आज का इंडिया है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ बड़े शहर थे, उनका नाम है हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल। तो ये दो चार नाम आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने जो अपना लिखने का तरीका था ना, जो इनकी हड़प्पन स्क्रिप्ट थी, वो थी तो सही, लेकिन येट बीन डेसिफर्ड, अभी उसको पढ़ा जाना बाकी है। अभी तक उसका मीनिंग नहीं निकल पाया है, समझ में नहीं आया है कि हड़प्पन लोगों ने क्या लिखा था। और अब जितनी भी हिस्ट्री हमें मिलती है, जितना भी डेटा मिलता है, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिलता है। जो भी खुदाई में चीजें निकलती हैं, ठीक है, वहीं से ही अपना सारे के सारे फैक्ट्स को हम स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो जितना एविडेंस अपने पास आ रहा है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जो खुदाई से चीजें निकल रही हैं अपने पास। सो द वेल प्लान्ड सिटीज, जो इनकी सिटीज थी, बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ इन्होंने बना रखी थी। इनके घर बहुत अच्छे थे, पब्लिक बिल्डिंग्स वहां पर बनी हुई थी, क्राफ्ट वर्कशॉप, यानी कि अपने हाथों से ये इतना सामान बना देते थे कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। एंड इनका बरियल प्रैक्टिस, कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये उसको दफना देते थे। तो ये सारी चीजों की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं चीजों से अपने को क्लू मिलता है कि वहां की सोसाइटी किस तरीके से ऑर्गेनाइज थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अभी भी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जितनी चीजें अपने पास हैं उसके अकॉर्डिंगली तो हम इस चैप्टर को कर ही लेंगे, ठीक है। तो देखो, एविडेंस फॉर दी सोशल स्ट्रक्चर। अब इनकी सोसाइटी कैसी थी, इसका एविडेंस, जो मेन एविडेंस है, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। जो फाइंडिंग्स हैं, जो खुदाई में चीजें निकल रही हैं, ठीक है। रिटर्न रिकॉर्ड तो इतने है ही नहीं, जो रिटर्न में है भी तो वो हमें समझ में नहीं आते कि ये लोग लिखते क्या थे। सो जो भी एक्सकेवेशन का काम हुआ है, खुदाई का काम हुआ है, वो इस चीज को रिवील करता है कि यहाँ पर जो घर थे वो अलग अलग साइज के थे। छोटे घर भी थे, बड़े घर भी थे, और यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स भी थी। यहाँ से बहुत सारी सील्स मिली हैं, जो कि ऐसे स्क्वायर टाइप से होती हैं, स्टैंप काइंड ऑफ, इस पे नाम लिखा होता है, और इसको आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है, जो आपकी सीलिंग होती है। और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। यहाँ बहुत सारी वर्कशॉप्स मिलती है, जहाँ पर लोग काम किया करते थे, जहाँ पर लोग, ठीक है, हाथ से बहुत सारा सामान बनाया करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में बरियल साइट्स मिलती हैं, जहाँ पर लाशों को दफनाया जाता था। तो ये जितने भी रिमेन्स मिलते हैं, ये बताते हैं कि जो इनकी सोसाइटी थी हड़प्पन्स की, वो बहुत ऑर्गेनाइज थी, बहुत अच्छे तरीके से लोग रहते थे। एंड याद रखना, यहाँ अलग अलग सोशल ग्रुप्स पाए जाते थे, कोई ऊपर था कोई नीचे था, इक्वालिटी नहीं थी। अब एक दिक्कत आती है कि जो इनकी स्क्रिप्ट है भाई, वो अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड का मतलब होता है आज तक पढ़ी नहीं गई है। इनकी स्क्रिप्ट को कोई समझ नहीं पाया है कि भाई ये स्क्रिप्ट में कहना क्या चाहते हैं। और हिस्टोरियंस भाई कंप्लीटली तो एक बात पर पूरा एकदम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि यहाँ पर सोशल ग्रुप्स कैसे होते थे। तो जितने भी कंक्लूजन्स अपने को मिलते हैं, वो मोस्टली आपको बता दूं, जितना भी एविडेंस मिलता है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, उसी पर बेस्ड है वो सारी चीजें। सोशल हायरार्की एंड क्लास डिफरेंसेस। देखो, अब हड़प्पन सोसाइटी में लगता है कि भाई यहाँ पर अलग अलग सोशल क्लासेस रही होंगी कभी ना कभी, क्योंकि देखो बहुत सारे घर हैं जो बहुत बड़े हैं, बहुत सारे रूम्स हैं। हो सकता है भाई कोई वेल्दी फैमिली वहां रहती हो, कोई पैसे वाला रहता हो, और बहुत सारे छोटे छोटे घर भी मिलते हैं, कच्चे कच्चे घर भी मिलते हैं। तो ये लगता है कि कोई ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग या वर्कर्स, इनका कुछ वहां पे रहा हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे घर एक जैसे थे, कोई बड़ा घर है कोई छोटा घर है।
अब बहुत अगर आप डिस्कवरी करोगे आपको पुरानी चीजें मिलेंगी। तो कई बारी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो गोल्ड के बने हुए हैं, सिल्वर के बने हुए हैं, प्रेशियस स्टोन्स के बने हुए हैं जो बहुत महंगे होते हैं, जो दिखाता है कि भाई हाँ वेल्थ और स्टेटस एक मतलब रहा होगा, क्योंकि जो लोग बहुत अमीर रहे होंगे उन्हीं के पास गोल्ड की चीजें रही होंगी। अब ये जो रिच एंड पुअर का गैप है ना, ये आपको ज्यादा वैसा समझ में नहीं आएगा। डज नॉट अपीयर टू हैव बीन एज वाइड, मतलब उतना ज्यादा गैप नहीं था, बट गैप था। जो आगे की सिविलाइजेशंस आई हैं उनमें तो गैप बहुत ज्यादा था, बट अभी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वहां कोई बहुत बड़ा गैप नहीं था रिच और पुअर का। द रोल ऑफ द रूलिंग एलीट, देखो मोस्टली हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि एक गवर्निंग क्लास रही होगी, कोई ना कोई रूल करता होगा, सिटीज को मैनेज करता होगा, ट्रेड को मैनेज करता होगा, पब्लिक वर्क्स को देखता होगा, क्योंकि जो प्लानिंग के साथ गलियां बनी हुई हैं, प्लानिंग के साथ ड्रेनेज सिस्टम बने हुए हैं, प्लानिंग के साथ वेयर हाउस बने हुए हैं, पब्लिक बिल्डिंग बनी हुई है, तो भाई बिना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बन जाएंगे? आप खुद सोचो, आम लोग कैसे इतना सब बनवा लेंगे? ये सारा का सारा काम प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो कि इस चीज की तरफ सजेस्ट करता है कि भाई यहाँ पर पक्का कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम रहा होगा। अनलाइक इजिप्ट और मेसोपोटामिया, हमारे यहाँ पर कोई बड़ा रॉयल पैलेस नहीं मिलता जो राजा का कोई आप कह सको कि भाई यहाँ राजा रहता होगा, कोई बड़ा मॉन्यूमेंट जो कोई राजा की मूर्ति या कुछ ऐसा नहीं मिलता। सो इससे स्कॉलर्स कहते हैं कि जो हड़प्पन सोसाइटी थी ना, वहां पर ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, यानी कि एक राजा नहीं होता था, बहुत सारे लोग मिलकर आपस में फिर वहां पर रूल करते थे। मर्चेंट्स और कम्युनिटी लीडर्स, यहाँ पे हो सकता है कि जो मर्चेंट होते हैं, ट्रेडर हैं, वही सब चीजें मैनेज करते हो, या इनकी कम्युनिटी के लीडर्स वहां पे मैनेज करते हो। कोई एक अकेला पावरफुल किंग हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं था। इंपॉर्टेंस ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, देखो ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हड़प्पन सोसाइटी में जब आप पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो मर्चेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जब आप खुदाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस के रिलेशन थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, ओमान से, सेंट्रल एशिया से। ये रिलेशंस क्यों थे? बिकॉज ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, क्योंकि ये लोग वहां पे सामान बेचने खरीदने जाया करते थे। अगर ये लोग ना जाएं तो भाई इनका तो कोई लेना देना नहीं है ना वहां पे जाने का। सो अब हड़प्पन्स के पास पूरा स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम था, नापने तोलने का पूरा इनके पास तराजू था, मेजरमेंट ये लोग कर लेते थे, सील्स का ये लोग यूज करते थे, जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती थी, ठीक है, लेना बेचना खरीदना, उन सब पर ये सब काम का मतलब आप कह सकते हो इम्पैक्ट देखने को मिलता है जब ये सब चीजें होती है ना। ये अर्बन एक साइंस है सारे। सो द वेल्थ जनरेटेड थ्रू ट्रेड, जो भी पैसा ट्रेड से आता है, मे हैव गिवन मर्चेंट्स अ हाई सोशल पोजीशन, क्योंकि इतना ट्रेड जब होगा तो उसका पैसा तो भाई मर्चेंट्स के पास जाएगा ना, तो उन्हीं का होना है। फिर है क्राफ्टमैन एंड स्किल्ड वर्कर्स। सो क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत हाईली डेवलप्ड था। मैं आपको बता दूं हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्राफ्ट का काम बहुत ज्यादा लेवल पे होता था, और बहुत स्किल वाले क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मनके बनाते थे जिससे माला बनती थी, ज्वेलरी बनाते थे, मेटल के टूल्स बनाते थे, सील्स बनाते थे, है ना, कपड़े बनाते थे। सो आप कह सकते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा होता था। एंड जो खुदाई हुई है, जैसे चानू दाड़ो हो गया, लोथल हो गया, यहाँ पे अच्छा खासा खुदाई का काम हुआ है, जो कि ये रिवील करता है कि यहाँ पर वर्कशॉप हुआ करती थी। ये चानू दाड़ो लोथल एक जगह मतलब एक टाइम पे की ऐसी जगह थी जहां पर खुदाई करने के बाद पता चला कि यहाँ सामान मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, यहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन होता था। सो जो स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस हैं, जो हर कोई अपने अपने काम में माहिर है, ये दिखाता है कि यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि एक बंदा सारा काम नहीं कर रहा, हर कोई अपने काम की स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग अपना अपना काम संभाल के बैठा हुआ है। अब जो आर्टिसंस हैं, ठीक है, कारीगर हैं, उनका भी अपना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, कैसे वो सोसाइटी में रहते हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं। देन उसके बाद है फार्मर्स एंड रूरल पॉपुलेशन। देखो अब एग्रीकल्चर तो भाई पुराने जमाने की चीज पढ़ रहे हो, आज से 5,000 साल पुरानी, तो एग्रीकल्चर की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फार्मर्स जो वहां के होते थे वो वीट उगाते थे, बार्ले उगाते थे, और मटर, सीसम, कॉटन, ये सब चीजें बहुत कॉमन थी जो वो लोग उगाया करते थे। इसके अलावा वो अपना गाय भैंस ये सब भी पाला करते थे, शिप पाला करते थे, गोट्स पाला करते थे, एंड जो भी
रूरल कम्युनिटीज़ होती थी, वो जितना भी वहाँ पे फूड प्रोड्यूस करती थी, वहाँ से वो सारा का सारा बड़े अर्बन सेंटर्स में जाता था, जिसकी वजह से अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ हो रही थी। तो फूड का जो कंटिन्यूअस सप्लाई है, वो आपका रूरल एरिया से होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है? ऑल्दो फार्मर्स मे नॉट हैव enjoyed द सेम स्टेटस एज मर्चेंट्स। अब फार्मर्स ने उतना पैसा नहीं छापा जितना मर्चेंट्स और ट्रेडर्स छाप के, जितना एडमिनिस्ट्रेटर्स ने पैसा छापा है उतना फार्मर्स ने नहीं छापा। सो आप कह सकते हो बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन फार्मर्स की हुआ करती थी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ विमेन इन सोसाइटी, सो द एग्जैक्ट स्टेटस, क्या मतलब विमेन का एग्जैक्ट स्टेटस था वो तो भाई पता नहीं चल पाता, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जो खुदाई में चीजें निकल रही है वो आपको इतना नहीं बता सकती कि सोसाइटी उस टाइम पे विमेन को किस नजरिए से देखती थी। लेकिन थोड़े बहुत क्लू मिलते हैं, जैसे कुछ मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं जहाँ फीमेल फिगरिन्स बनी हुई हैं, जो कि दिखाते हैं भाई फर्टिलिटी और मदरहुड को सजेस्ट करते हैं कि हाँ भाई लड़कियों के लिए कुछ बनाया जाता था, ऐसे मूर्तियां वगैरह होती थी, विमेन के लिए रिस्पेक्ट हुआ करती थी उस टाइम पे, उनका भी कोई रोल होता था। एंड आप कह सकते हो विमेन का काम था भाई घर का काम करना, हाउस होल्ड वर्क, इसके अलावा कपड़े के प्रोडक्शन में काम करना, ठीक है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में महिलाएं रहती थी, क्राफ्ट एक्टिविटीज जितने भी मनके वगैरह बन रहे हैं, माला बन रही है, उसमें महिलाएं विमेन आप कह सकते हो एक्टिव थी। अब रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है ना, दिक्कत यही है, रिटर्न रिकॉर्ड होता तो पता चल जाता है एग्जैक्ट स्टेटस क्या था। अब रिटर्न रिकॉर्ड का एब्सेंस है, वो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, तो हिस्टोरियंस यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या विमेन के पास इक्वल राइट्स थे भी, या उनकी इक्वल पोजीशन थी भी, या फिर नहीं थी। फिर इसके बाद आता है रिलीजन एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। सो रिलीजन आप कह सकते हो कि भाई बहुत डिबेट का एक टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, क्योंकि जब आप इनकी सील्स को देखोगे ना, तो वहां पर एक सींग वाला जानवर बना हुआ है, पता नहीं वो क्या है, एनिमल सिंबल्स बने हुए हैं, सेक्रेट ट्रीज, पवित्र पवित्र ट्रीज बने हुए हैं इनकी सील्स पे, कहीं कहीं पे आप देखोगे बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं टेराकोटा की, क्या पता कोई भाई पूजा पाठ होता हो। एग्जैक्टली रिटर्न में तो कुछ नहीं लिखा, अपने पास ठोस कोई प्रूफ तो नहीं है कि होता था या नहीं होता था। अब बाकी के जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामिया में चले जाओ, जिगुरैट्स बड़े बड़े मंदिर होते थे, यहाँ पर नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई मैसिव टेम्पल नहीं मिलता, कोई पावरफुल प्रिस्टली क्लास हुआ करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। सो ये बताता है कि रिलीजियस लीडर्स जो होते थे वो रहे होंगे, लेकिन वो सोसाइटी को डोमिनेट नहीं करते थे, जैसा इजिप्ट और मेसोपोटामिया में होता था वैसा हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं होता था। इक्वालिटी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सो सबसे एक रिमार्केबल फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि यहाँ पर एक सारी चीजें, एक जैसी दिखने वाली चीजें बहुत मिलेंगी आपको, चाहे वो ईंटें हो, हर घर में जो ईंटें यूज हो रही हैं उसका एक स्टैंडर्ड साइज है जो हर घर में यूज हो रहा है, ठीक है, टाउन प्लानिंग एक जैसी हर जगह, वेट एंड मेजर्स एक जैसे यूज हो रहे हैं, तोलने वाला सिस्टम जो है, ठीक है, हाउसिंग पैटर्न एक जैसा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी इनकी। सो वेल्थ में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। रिलेटिवली आपको मैं बता दूं स्टेबल मतलब सोसाइटी थी इनकी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सो इसका क्रिटिकल इवेल्युएशन यही निकलता है कि इनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड है एंड इकोनॉमिकली एडवांस्ड है, क्योंकि ये लोग अर्बन थे। एंड यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर भी होते होंगे, मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन, फार्मर, लेबरर, हर कोई सोसाइटी में हर किसी का अपना रोल है, ये स्ट्रक्चर है इनका पूरा, ठीक है, हर कोई अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर का सिस्टम था यहाँ पे। सो बहुत सारे एजम्पशंस हैं कि राजा होते होंगे, प्रीस्ट होते होंगे, कोई सोशल क्लास होती होगी, लेकिन ऐसी अनसर्टेनिटी है, कोई श्योरिटी अभी तक नहीं है। हम चलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे और ऐसा कोई एविडेंस अभी फिलहाल है नहीं। मॉडर्न हिस्टोरियंस यही कहते हैं कि भाई जब भी आप हड़प्पन सोसाइटी की इंटरप्रिटेशन देते हो तो बहुत ज़्यादा सावधान रहा करो। आप देखो कि भाई ये अंडरस्टूड एज अ वेल ऑर्गेनाइज अर्बन सिविलाइजेशन, यहाँ आप इतना मान के चलो कि इनका मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा था। यहाँ पर कोई बड़ा बड़ा किंगडम, राजा महाराजा, इतना रिच पुअर का बड़ा गैप वगैरह नहीं हुआ करता था, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस हाउ वैदिक लिटरेचर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक सोसाइटी। तो चलिए भाई वैदिक सोसाइटी देखते हैं, यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। वैदिक लिटरेचर यानी कि वेदों से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ये बहुत ओल्डेस्ट सोर्स है भाई हमारे इंडियन सोसाइटी को जानने का। इसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मणास है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये हमारा वैदिक लिटरेचर है, ये हमारे सबसे पुराने लिटरेरी सोर्सेस हैं।
ये जो टेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हमें बहुत वैल्यूएबल डिटेल मिलती है भाई हमारे इतने पुरानी सोसाइटी की। सोशियो रिलीजियस इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती थी, आपको इन किताबों से पता चल जाएगा। सो जब आप इसको पढ़ोगे तो हिस्टोरियन सीधा समझ पाते हैं कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होती थी, फैमिलियाँ कैसे रहती थी, विमेन की पोजिशन क्या थी, वर्णा सिस्टम जो कि एक प्रॉपर सोशल सिस्टम था, ये क्या था मैं आपको बताऊंगा। एजुकेशन किसको कितनी मिलती थी, कौन क्या काम करता था, रिलीजियस बिलीव्स कैसे थे। तो जब एक बार अपने हाथ किताब लग जाती है ना, तो अपने पास बहुत फैक्ट होते हैं भाई बताने के लिए लोगों को। तो वैदिक लिटरेचर आप मान के चलो हमारी सोशल हिस्ट्री समझने का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा थोड़े बहुत आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं वैदिक पीरियड के, मोस्टली लिखा हुआ मिलता है। अब जो इसमें हेम्स लिखी हैं, प्रेयर्स लिखी हैं, रिचुअल्स लिखे हैं, जो फिलोसफिकल बातें हैं, ये हमें उस टाइम के लोगों का लाइफस्टाइल बता देती हैं, ठीक है, कि ऐसा ऐसा उस टाइम पे होता होगा। अब जो ऋग्वेद है माना जाता है सबसे पुराना वेद है, ओल्डेस्ट वेद है। ये मेनली क्या बताता है, अर्ली वैदिक सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, कि जो वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे कैसा सिस्टम था। क्योंकि भाई देखो ये ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद है, तो ये तो अपना सबसे पुराना सिस्टम बता रहा है। बाद के जो टेक्स्ट आए हैं ना, जैसे ब्राह्मणास, उपनिषद, ये हमें और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड बाद में क्या हुआ था। तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। सो वैदिक लिटरेचर जब आप समझोगे आपको पता चलेगा कि कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में क्या बदलाव हुए हैं, पहले कैसा था, बाद में क्या हुआ है। फैमिली एज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। अब वैदिक लिटरेचर में ये पता चलता है कि जो फैमिली है, जिसके लिए कुल वर्ड यूज होता है, कहते हैं ना मैं इस कुल का हूँ, तो ये जो कुल है ना, ये फाउंडेशन है सोसाइटी का। फैमिली से ही सब शुरुआत होती है। फैमिलीज उस टाइम पे भाई जनरली बड़ी हुआ करती थी, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, वहाँ पर चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, एक जॉइंट फैमिली, सारे रिश्तेदार एक साथ एक घर में रहते थे। जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता था उसको गृहपति कहा जाता था। याद रखना ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हेड ऑफ द फैमिली हुआ करता था। जितने भी फैमिली अफेयर्स हैं, फैमिली का काम है, उसका हेड कौन होगा, जो गृहपति है वो होगा। जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स होने हैं, हवन वगैरह होने हैं, तो वो अपने लोगों का जितना भी काम करना है भलाई का, वो सब ये गृहपति ही करेगा। और रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यानी कि बड़ों की इज्जत करना, उनकी बात मानना, उनको सपोर्ट करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल वैल्यू माना जाता था उस टाइम पे। सो फैमिली का बहुत मेजर रोल है भाई। एजुकेशन में, मोरल ट्रेनिंग में आपको घर से शिक्षा मिलती है भाई। और पूजा पाठ भी आप घर से ही करना स्टार्ट करते हो। पोजीशन ऑफ विमेन इन वैदिक सोसाइटी। देखो वेदों से हमें अच्छी खासी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट द स्टेटस ऑफ विमेन। सो वी can understand what was the status of women in the Vedic society. So during the early Vedic period, women enjoyed a respected position in society. बहुत लोग इज्जत करते थे एंड एजुकेशन भी थी। अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। एंड जो रिलीजियस सेरेमनीज हुआ करती थी वहाँ पर भी विमेन जाया करती थी। जो पब्लिक गैदरिंग्स होती थी वहाँ पर भी विमेन जाया करती थी। अब कुछ विमेन के नाम में अगर आपको बताऊं जो बहुत बड़ी स्कॉलर्स रही हैं, गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, घोषा, ठीक है, ये कौन है, ये सारी फेमस स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है अपने टाइम पे, ठीक है, कुछ लिखा है इन्होंने। ये दिखाते हैं कि भाई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी थी। आप अपने दिमाग से तेज हो, आप अपना डेवलपमेंट करो, पढ़ाई वगैरह आप कर सकते थे अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन जो लेटर वैदिक टेक्स्ट मिलते हैं ना, जो लेटर वैदिक पीरियड था, वो बताता है कि विमेन की पोजीशन घट गई थी, सब कुछ खराब हो गया था। एजुकेशन में विमेन ज़्यादा नहीं जा रही थी, उनकी पब्लिक लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही थी, लिमिटेड हो गई थी। सोसाइटी मेल डोमिनेटेड हो जाती है जब आप लेटर वैदिक सोसाइटी में एंटर करते हो। देन आता है डेवलपमेंट ऑफ द वर्णा सिस्टम। अब ये वर्णा सिस्टम क्या था, देखो जब आप वैदिक लिटरेचर पढ़ते हो तो यहीं से आपको पता चलता है कि हमारी जो सोसाइटी थी वो वर्ण में बटी हुई थी, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी थी भाई मेनली डिवाइडेड अपने 4 पार्ट्स में। कौन क्या काम करता है, ठीक है, और उसकी एबिलिटी क्या है, रेदर देन बर्थ, उसका जन्म कहाँ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। याद रखना मैं अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऋग्वेद का एक पुरुष सूक्त है, आपको एक लाइन पढ़ने को मिलती है जहां पर 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। अब ये जो वैदिक लिटरेचर में जो पुरुष सूक्त आता है, ये हमें क्या बताता है कि सबसे टॉप पर जो है वो ब्राह्मण है, फिर उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, फिर उसके बाद वैश्य आते हैं, और लास्ट में शूद्र लोग आते हैं। तो यही वर्णा सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि भाई ब्राह्मण है, देन क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और शूद्र है। अब ये जो 4 लोग हैं इनका अपना अपना काम है। ब्राह्मण है तो भाई वो पूजा पाठ करेगा, क्षत्रिय है तो वो लड़ाई झगड़ा, अपना युद्ध करना, वो काम संभालेगा, रक्षा करना, है ना। वैश्य है तो अपने जानवर पालेगा, है ना, एग्रीकल्चर वगैरह करेगा। शूद्र है तो वो इन सभी को सर्व करेगा। सो जो ब्राह्मण होते थे अपने रिलीजियस रिचुअल्स करते थे, ठीक है, सेक्रेट जो पवित्र ज्ञान है वो लोगों को देते थे। क्षत्रिय जो होते थे वही सोसाइटी की प्रोटेक्शन करते थे और किंगडम्स को रूल किया करते थे।
जो वैश्य होते थे वो अपना एग्रीकल्चर ट्रेड और अपने जानवर पाला करते थे, शूद्र सबको सर्व करते थे। लेकिन जो वैदिक पीरियड का जो लेटर वैदिक पीरियड आता है वो ये दिखाता है कि यही वर्ण सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आगे आपको पता चल जाएगा क्या है। ऑक्यूपेशंस एंड इकोनॉमिक लाइफ, देखो वैदिक लिटरेचर को जब आप पढ़ोगे तो आपको डिटेल में एकदम इंफॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे लोग करते क्या थे। सो अर्ली वैदिक पीरियड की बात करूँ तो कैटल रियरिंग इज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब एक्टिविटी है वो कैटल रियरिंग है, जानवरों को पालना मेन ऑक्यूपेशन ही लोगों का ये हुआ करता था, ठीक है। कैटल्स वर कंसिडर्ड द सिंबल ऑफ वेल्थ, जो गाय होती है खासकर वही सबसे बड़ा धन मानी जाती थी, गोधन। सो एग्रीकल्चर आप कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट था इस टाइम पे, लेटर वैदिक पीरियड में। जो लोग हुआ करते थे वो वीविंग का काम करते थे, यानी कि बुनाई का काम करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, कारपेंट्री का काम करते थे, मेटल वर्क करते थे, ट्रेड करते थे, एनिमल हस्बेंड्री जानवरों को पाला करते थे। सो ये सारी ही एक्टिविटीज हुआ करती थी, ये इनके ऑक्यूपेशंस हैं। अब वेदों को पढ़कर ये पता चलता है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो भी ऑक्यूपेशन थे वो फ्लेक्सिबल थे, आप अपना काम छोड़कर दूसरा भी काम कर सकते हो अगर मन करता है। बट जब सोसाइटी आगे बढ़ी, लेटर वैदिक पीरियड आया, सो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन बढ़ गया। अब पता चल गया कि ये बंदा यही काम करेगा, तो इससे क्या हुआ, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई कि भाई इस बंदे का जन्म यहाँ हो रहा है, इसके घर में हो रहा है, इसके बाप दादा ने ये काम किया, ये भी यही काम करेगा। तो आगे ये सब चीजें आ गई थी सोसाइटी में। एजुकेशन एंड द गुरुकुल सिस्टम, सो वैदिक लिटरेचर हमें बताता है कि देखो एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे। एजुकेशन गुरुकुल सिस्टम से दी जाती थी, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना वो गुरुकुल में रहते थे, वहां पे उनका एक गुरु होता था जो उनको सारी शिक्षा दिया करता था, मॉरल वैल्यूज अच्छी बातें सारी बातें इसमें होती थी। सो स्टूडेंट्स जो होते थे ना वो वेदों की स्टडी करते थे जब गुरुकुल में जाते थे, ग्रामर की स्टडी करते थे, फिलोसफी की स्टडी करते थे, मैथमेटिक्स की स्टडी करते थे, एस्ट्रोनॉमी, वॉरफेयर, ठीक है, हथियार शस्त्र चलाना, म्यूजिक, एथिक्स, तो ये सब चीजें उनको पढ़ाई जाती थी। इसके साथ साथ बहुत सी चीजें सिखाई जाती थी, जैसे डिसिप्लिन में रहना, हमेशा सच बोलना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, खासकर गुरुओं की, सेल्फ कंट्रोल रखना अपने आप के ऊपर। ये कुछ क्वालिटीज थी जो सभी से एक्सपेक्ट की जाती थी कि होनी चाहिए। जो बॉयज होते थे उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी, लेकिन विमेन ने भी स्टडी करी थी, ऐसा नहीं है कि विमेन स्टडी नहीं करती थी। सो एजुकेशनल सिस्टम से क्या होगा, जो पिछली नॉलेज है, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम है, ओरल सब कुछ होता था, मुंह से बताकर याद करवाया जाता था, तो पुरानी नॉलेज सारी आप आगे जनरेशंस को पास डाउन कर सकते हो। मैरिज एंड सोशल कस्टम्स, इसको समझ लेते हैं क्या है। तो वेदों से हमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि शादी ब्याह कैसे होते थे, फैमिली लाइफ कैसी होती थी। अब मैरिज आप मान के चलो बहुत ही ज्यादा पवित्र चीज मानी जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मोनोगैमी बहुत कॉमन है, यानी कि पॉलीगैमी भी होती थी, बट मोनोगैमी भी यहाँ पर बहुत कॉमन थी कुछ रूलर्स में। मैरिज सेरेमनी जब होती थी तो बहुत पवित्र पवित्र रिचुअल्स करवाए जाते थे, ठीक है। बिफोर द फायर एंड हस्बैंड एंड वाइफ वर एक्सपेक्टेड टू वर्क टुगेदर इन रिलीजियस एंड हाउस होल्ड ड्यूटीज, यानी कि वो अग्नि जलाकर, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेना, वो 7 वचन देना, ये सब यहाँ पे हुआ करता था। वैदिक टेक्स्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे फेस्टिवल्स के बारे में पता चलेगा, हॉस्पिटैलिटी कैसी होती थी, खाना क्या उस टाइम पर चलता था, कपड़े कैसे चलते थे, सोशल सेरेमनीज कैसे होती थी। सो इससे एक क्लियर पिक्चर आपको मिलती है कि एवरीडे लाइफ में क्या हुआ करता था, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। रिलीजियस बिलीफ्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, देखो रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वैदिक सोसाइटी को जब आप पढ़ रहे हो, देखो वेद जो है वो क्या करते हैं, रिलीजन यहाँ पे वैसा नहीं है कि भगवान राम और विष्णु जी की पूजा हो रही है, यहाँ पर नेचुरल फोर्सेस की पूजा होती थी, इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, सूर्य देव, वायु देव, इनकी पूजा हुआ करती थी। अब रिलीजियस रिचुअल्स जो है ना, अब जब कोई भी मान लो धार्मिक काम हो रहा है तो जो फैमिलीज हैं, जो कम्युनिटीज हैं, वो एक साथ मिल जाते थे। और यहाँ पर जो पंडित होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी जितना पवित्र काम होना है, जो वो पवित्र नॉलेज है वो पंडितों के पास ही होती थी। सो लेटर वैदिक पीरियड में जो रिलीजियस सेरेमनीज हैं वो बहुत मतलब आप कह सकते हो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी, दुनिया भर के उसमें ढकोसले घुस गए थे, तो आप ये कह सकते हो। सो रिलीजन था भाई, मतलब बहुत स्ट्रांगली सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल रिलेशनशिप्स को वो मतलब आप कह सकते हो कि अफेक्ट करता था। रिलीजन था भाई, काफ़ी डोमिनेंट था अपना जो हिंदू धर्म है। सोशल वैल्यूज़ एंड एथिकल आइडियल्स, अब वैदिक लिटरेचर जब वेदों को पढ़ोगे तो आपको मोरल अच्छी बातें इसमें सिखाई गई हैं,
जैसे कि हमेशा सच बोलो, ट्रूथफुलनेस, राइटसनेस यानी कि हमेशा अपने धर्म का पालन करो। आप पति हो तो पति धर्म, पत्नी हो तो पत्नी धर्म, पुत्र हो तो पुत्र धर्म, पिता हो तो पिता धर्म, राजा हो तो राज धर्म, जो भी आपका धर्म है, कर्तव्य है, उसको मानो। दान करो, चैरिटी का काम करो, हॉस्पिटैलिटी, मदद करो, ठीक है, और मतलब लोगों की आओ भगत करो। होनेस्ट मतलब हमेशा ऑनेस्ट रहो। सेल्फ डिसिप्लिन, अपने पे कंट्रोल रखो, बड़ों की इज्जत करो। ये बहुत एसेंशियल वर्चूज है जो सब में होने चाहिए। सो लोगों को कहा जाता था सिंपल लाइफ जियो, डिसिप्लिन में रहो भाई, रिस्पॉन्सिबल रहो, मतलब जिम्मेदार तरीके से जियो, एंड अपनी फैमिली में मिलजुल कर रहो। सो ये एथिकल टीचिंग्स हमें वेदों में मिलती हैं, ठीक है। इससे ही हमारी सोशल हार्मनी, भाईचारा बना रहता है। हमारा यही तो इंडियन कल्चर है। चेंजेस फ्रॉम अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक सोसाइटी। अब बहुत से बदलाव होते हैं जब आप अर्ली टू लेटर की तरफ जाते हो। अब आप अगर वैदिक टेक्स्ट पढ़ोगे तो हिस्टोरियंस ये ऑब्जर्व करते हैं कि सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड बहुत सिंपल था, ट्राइबल था, सभी लोग लगभग इक्वल थे, विमेन को भी भाई फ्रीडम मिली हुई थी, और ऑक्यूपेशन भी फ्लेक्सिबल था, कोई कुछ भी कर सकता था, और सोशल डिविजन्स ज़्यादा रिजिड नहीं थे भाई, ठीक है। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो इसमें बड़े बड़े किंगडम्स बनने लगे, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होने लगा, ठीक है, रिचुअल्स, पूजा पाठ थोड़े ज़्यादा तगड़े हो गए, और ब्राह्मण लोगों की ताकत बढ़ गई, और विमेन का स्टेटस सीधा डाउन हो गया, और एक वर्ना सिस्टम जो था ना वो बहुत रिजिड हो गया कि तुम्हारे पिताजी ये काम करते थे तो तुम भी यही काम करो। अब कोई शूद्र का बेटा है, हो सकता है अर्ली वैदिक पीरियड में वो शूद्र कुछ और काम कर सकता हो, बट लेटर वैदिक में तो उसको बोल दिया गया भाई तो कुछ काम नहीं करेगा। सो ये वैदिक लिटरेचर में एविडेंस देता है कि सोशल एवोल्यूशन हुआ है अलग अलग सेंचुरीज तक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे ये पूछ रहा है कि एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्सेस एंड इंटरप्रिटेशन इन कंस्ट्रक्टिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। आपको आज से 5-5, 6-6 हजार साल पहले की हिस्ट्री जाननी है, तो उसमें जो हमें सोर्सेस मिलते हैं और जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है जब आप हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हो। तो देखो, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आप सिर्फ कहानियों में या ट्रेडिशन से नहीं समझ सकते। हिस्टोरियंस को इस चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के हिस्टोरिकल सोर्सेज को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत केयरफुली देनी पड़ती है। तो अब एंशियंट इंडिया में बहुत चीज़ें हुई थी जो कि भाई एक प्रॉपर हिस्ट्री की तरह, इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं लिखी जाती थी। तो जो ये इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट कहाँ से होती है? आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जो खुदाई वगैरह होती है वहाँ से चीज़ें निकलती हैं, वहाँ से हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है। अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉपर बुक्स वगैरह नहीं मिलती हैं, ठीक है, लिखी हुई। या हमें कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाता है, कभी कोई सिक्का मिल जाता है, लिटरेचर कभी कभार मिल जाता है, मॉन्यूमेंट्स हैं, बाहर से कोई आया उसने कुछ लिख दिया हमारे बारे में, यही तो सोर्सेस है हमारे लिए। तो अब ये सोर्सेस तो आ गए, इनकी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको लिखा किस तरीके से गया है, बताया किस तरीके से गया है कि वो चीज़ क्या हुई थी, ठीक है। सो जो भी सोर्स होता है भाई उसकी लिमिटेशन भी होती है, उसमें बायसनेस भी होती है, तो इसको बहुत ज़रूरी है इसको ध्यान से इंटरप्रेट करना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो भी हिस्टोरिकल सोर्सेस होते हैं वो हमें कैसे मदद करते हैं। देखो, हिस्टोरिकल सोर्सेस तो हमारी फाउंडेशन है। जब आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हो तो आपको इन्हीं सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो या कल्चरल लाइफ हो, लोगों की इन्फॉर्मेशन तो आपको यहीं से मिलती है, ठीक है। अगर रिलायबल सोर्सेज नहीं होंगे तो हिस्टोरियंस को पता ही नहीं चल पाएगा ना कि लोग कैसे रहते थे, अलग अलग जगहों पे कौन रूल करता था, ट्रेड कैसे आगे बढ़ा, रिलीजन कैसे स्प्रेड हुआ। इसके लिए आपको सोर्स तो चाहिए ना, बिना सोर्स के आप कैसे कोई हिस्ट्री बना दोगे किसी चीज़ को। सो हर कंक्लूजन जो भी हिस्ट्री में होता है वो किसी ना किसी सोर्स की स्टडी करके ही आता है। हिस्ट्री इमेजिनेशन नहीं होती है। सो सोर्सेस हमें रिकंस्ट्रक्शन करने में मदद करते हैं। साइंटिफिक हमारे पास जो फैक्चुअल डेटा आता है वो सोर्सेस की वजह से ही आ पाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड देयर कंट्रीब्यूशन। देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब है जो आर्कियोलॉजी, खुदाई करके जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, जो एक्सकेवेशन के बाद हमारे सामने निकल कर आ रहा है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, टूल्स हो, वेपन हो, ऑर्नामेंट्स हो, सील्स हो, या मूर्तियाँ हो, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हों, या इंसानों के अवशेष आप कह सकते हो, हड्डियाँ जो मतलब निकलती हैं जितनी भी, ठीक है, बॉडीज़ निकलती हैं, वो सब ये हमें पढ़ने में बहुत मदद करती हैं हिस्ट्री को। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक्सकेवेशन का काम हुआ, हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, धोलावीरा में, कालीबंगन में, लोथल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने लेकर आता है कि जो इंडस वैली के जो लोग थे ना वो टाउन प्लानिंग में बहुत अच्छे थे। एक तो
ड्रेनेज सिस्टम उनका बहुत अच्छा था, ट्रेड उनका बहुत अच्छा था, एग्रीकल्चर में वो लोग बहुत अच्छे थे, ठीक है, हाथ के चीज़ें कारीगरी में वो लोग बहुत अच्छे थे। तो ये सब कैसे पता चल पाया? जब हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आए तभी तो हमें ये सब पता चल पाया। सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो डायरेक्टली हमें पास्ट से कोई चीज़ है जो मिल रही है, खुदाई करके पुरानी चीज़ निकल रही है अपने पास। आप कह सकते हो कि रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन एक कमी तो है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं ये हमें डेली लाइफ के बारे में शायद उतना अच्छे से ना बता पाए, ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर अगर रिटर्न में नहीं है, ठीक है, दैट रिटर्न रिकॉर्ड्स मे नॉट मेंशन। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, भाई देखो, हमें हो सकता है किताबें बायस्ड मिल जाएं, पर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में जो शायद डेली लाइफ का एग्जाम्पल दे भी दें हमें। जैसे नॉर्मल चीज़ें मिल रही हैं खुदाई में जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, तो पता चल जाएगा कि ये लोग ये चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे। सो आर्कियोलॉजी की बहुत मतलब ज़्यादा आप कह सकते हो इम्पोर्टेंस है जब आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को बना रहे हो। लिटरेरी सोर्सेज एंड देयर इंपॉर्टेंस। लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं? जो चीज़ें रिटर्न में है हमारे पास, लिटरेचर के फॉर्म में है, ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है भाई, सोसाइटी की, रिलीजन की, पॉलिटिक्स की और फिलोसफी की। अब आप वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, रामायण महाभारत पुराण पढ़ लो, बुद्धिस्ट जो ग्रंथ हैं, त्रिपिटक है जिसको कहते हैं, या जैन लोगों के ग्रंथ हैं, आगम कहते हैं जिसे, वो पढ़ लो तो भी आपको इंडियन हिस्ट्री के बहुत से फैक्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि इन टेक्स्ट में लिखा है कि रिलीजियस बिलीफ्स क्या थे उस टाइम के, सोशल कस्टम्स क्या थे, राजा क्या करते थे, एजुकेशन कैसी थी, रिचुअल्स कैसे थे, मॉरल वैल्यूज कैसी थी उस टाइम पे, ठीक है। सो एक तरीके से जो उनका ट्रेडिशन था उस टाइम का वो प्रिजर्व है। ये आप किताबें पढ़ो, आपको इसमें एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी। सो बहुत सारे जो लिटरेरी वर्क्स है ना वो रिलीजियस पर्पज से ही लिखे गए थे। वो लोग हिस्ट्री लिखने के लिए नहीं लिखते थे, अपने धर्म की बात के लिए वो लिखते थे। हमने उसे हिस्टोरिकल सोर्स बना दिया है। हिस्टोरियंस लिटरेरी एविडेंस को कंपेयर करके देखते हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के साथ, तभी वो कंक्लूजन पे आते हैं। इंस्क्रिप्शंस एज रिलायबल हिस्टोरिकल एविडेंस। इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि भाई कुछ भी एक मतलब हार्ड सरफेस है, पत्थर हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कुछ भी हार्ड सरफेस पे जो लिखा जा रहा है वो एक ट्रस्टवर्दी आप कह सकते हो हिस्टोरिकल सोर्स है, क्योंकि वो जिस टाइम पे वो रूलर रहा होगा उस टाइम पे वो लिखवाया गया है। अब जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो किंग के बारे में बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉज, टैक्स कैसे लगता था, रिलीजियस पॉलिसीज क्या होती थी, लैंड ग्रांट्स कैसे होते थे उस टाइम पे, पब्लिक वर्क क्या क्या भाई वहाँ पे राजा ने जनता के लिए करवाया है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इंस्क्रिप्शंस के अंदर से मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप अशोक के इंस्क्रिप्शन पढ़ लो तो आपको भाई अशोक की पॉलिसीज के बारे में पता चल जाएगा। जैसे धम्म की पॉलिसी है, सबकी रिस्पेक्ट करो, लोगों के लिए वो कितना कंसर्न था, बुद्धिज्म कैसे आगे पहुंचा, सब पता चल जाएगा आपको। सो इंस्क्रिप्शंस जो है ना वो पूरा प्रॉपर मेंशन करते हैं, नाम, डेट, प्लेस, है ना, क्या डिसीजन लिया गया है। सो आप कह सकते हो कि एक्यूरेट हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी आपको जाननी है तो इंस्क्रिप्शंस आर रियली गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन से। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी कॉइन्स एंड न्यूमिस्मेटिक एविडेंस। जो सिक्के मिलते हैं ये भी तो बहुत वैल्यूएबल है ना भाई। सिक्कों में भी तो कितनी डिटेल लिखी होती है, रूलर का नाम, उसकी फोटो कभी कभी छपी होती है, डायनेस्टी का नाम छपा होता है, ट्रेड में सिक्के यूज होते थे, इकोनॉमिकल आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लैंग्वेज क्या थी उस टाइम पे चलती थी सिक्कों पे जो लिखी है, लैंग्वेज का पता चल जाएगा, आर्ट कोई बना हुआ है तो आर्ट पता चल जाएगा। सो जो इमेजेस और इंस्क्रिप्शंस होते थे ना कॉइन्स के ऊपर, जो चीजें लिखी और छपी होती थी, वहां से हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल इंडो ग्रीक, कुषाण, गुप्ता, इन्होंने जो भी सिक्के जारी किए इससे राजाओं का नाम मिलता है, ट्रेड रूट्स कहाँ कहाँ वो सिक्के मिल रहे हैं वहां से पता चल जाते हैं, रिलीजियस सिंबल कई सिक्कों पर बने हुए हैं, उस टाइम पे आर्ट कैसा था, कई सिक्कों पर आर्ट भी बना हुआ है। तो ये सारी चीजें भाई, रूलर्स का सीक्वेंस भी पता चल जाता है सिक्कों की स्टडी करके। तो फॉरेन अकाउंट्स एंड देयर हिस्टोरिकल वैल्यू। बाहर से जो लोग ट्रेवलर्स आते थे उन्होंने भी तो इंडिया को देखकर कुछ लिखा होगा, इंडिया के बारे में लिखा होगा। सो जो कुछ राइटर्स हैं जैसे मेगस्थनीज है, फाइयान है, हुएनजांग है, अल बिरूनी है, ठीक है, इब्न बतूता है, ये बहुत से ऐसे ट्रेवलर्स हैं जो इंडिया में आए थे, फॉरेनर्स थे, यहाँ की सोसाइटी को समझते थे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, एजुकेशन, कल्चर, ट्रेड, सबके बारे में इन लोगों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है प्रॉपर यहाँ की हिस्ट्री पूरी। सो जो इन लोगों ने लिखा है वो भी तो एक वही पर्सपेक्टिव है इंडिया को देखने का, आउटसाइड का पर्सपेक्टिव, कि बाहर के लोगों को इंडिया कैसा लगा है जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिखी है। सो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, इन फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है,
अब होता क्या है, कभी कभी फॉरेन ट्रैवलर्स को ना कोई दिक्कत भी हो सकती है समझने में कि हमारे यहाँ का कस्टम या ट्रेडिशन क्या पता उनको समझ ना आया हो, उन्होंने अलग तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन दी हो। सो इम्पोर्टेंस है भाई, इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी हिस्टोरिकल सोर्स हैं वो खुद तो नहीं बोलेंगे ना कि हमारा यूज़ कहाँ होता था, अब हिस्टोरियंस को ही उसकी इंटरप्रिटेशन बनानी है, तो केयरफुली उसको एनालाइज करना, देन उसको इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आपको केयरफुली उसको समझना होता है। अब इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, आप अलग अलग सोर्सेज को कंपेयर करते हो, ठीक है, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन पे आते हो। आप कॉन्ट्राडिक्शंस को देखते हो कि क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हो कि भाई जो चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं ऐसा कुछ, और फैक्ट को अलग रखोगे, बड़ा चढ़ाकर कही गए जो बातें हैं, मिथ हैं, उसको अलग रखोगे, तब हिस्ट्री बन पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि कोई एक टेक्स्ट है जिसपे कोई राजा की बहुत बढ़ाई चढ़ाई लिखी हो, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ अलग बताता हो, तो हिस्टोरियंस दोनों को पढ़ेंगे, अच्छे से एक बैलेंस कंक्लूजन देंगे। सो इंटरप्रिटेशन तो बहुत ज़रूरी है। मतलब रॉ एविडेंस तो मिल गया, बट उसका मीनिंगफुल हिस्टोरिकल नॉलेज कैसे आएगा, वो तो तभी आएगा ना जब उसकी इंटरप्रिटेशन सही होगी। नाउ क्रिटिकल एवेल्युएशन एंड क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। सो कोई एक सिंगल सोर्स आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता, ठीक है, हर सोर्स की कुछ अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस होती हैं। अब जो लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं ना, उसमें रिलीजियस बिलीफ्स, धर्म की बातें लिखी हो सकती हैं, और इंस्क्रिप्शंस में हो सकता है राजा की बढ़ाई चढ़ाई लिखी हो। सो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो मे बी इनकम्प्लीट बिकॉज मैनी रिमेन्स हैव बीन डिस्ट्रॉय। हो सकता है कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, खुदाई में चीज़ें निकल रही है, वो इनकम्प्लीट हो, क्योंकि भाई खुदाई में बहुत सारी चीज़ें खो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, उस कंडीशन में नहीं आती। सो हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस को कंपेयर करते हैं, कोइंस को कंपेयर करते हैं, किताबें कोई मिली है उस टाइम की, बाहर से कोई आकर लिख के गया है, एक दूसरे से कंपेयर करके देन आपके सामने वो हिस्ट्री आती है, देन आप उसको पढ़ते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मॉडर्न मेथड क्या है, देखो, जो आज के हिस्टोरियंस हैं वो तो भाई साइंस को यूज करते हैं, ठीक है। अब कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है कि वो चीज़ कितनी पुरानी है, डीएनए एनालिसिस उसका किया जाता है, सैटेलाइट इमेजेस निकाली जाती हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे किए जाते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज की जाती हैं, डिजिटल मैपिंग की जाती है। तो पहले ये सब नहीं होता था, अब मेथड चेंज हो चुका है हिस्ट्री को पढ़ने का। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के अंदर सोशियो इकोनॉमिक, जेंडर, एनवायरमेंटल सारे पर्सपेक्टिव देखे जाते हैं। पहले के हिस्टोरियंस बस राजा महाराजा और वॉर्स पे फोकस करते थे, हिस्ट्री का मतलब ही यही होता था। बट आज के जो हिस्टोरियंस है वो हर एस्पेक्ट, ठीक है, हर एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। चैलेंजेस इन रिकंस्ट्रक्टिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। अब चैलेंजेस भी आते हैं क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड भाई डैमेज हो जाते हैं, खो जाते हैं, या समझ में नहीं आते, जैसे हड़प्पन की स्क्रिप्ट है, अब इंडस स्क्रिप्ट समझ में ही नहीं आ रही है। सो बहुत सारे लिटरेरी टेक्स्ट जो है ना, वो बहुत वर रिटन लॉन्ग आफ्टर द इवेंट्स दे डिस्क्राइब, मतलब वो होने के मतलब बहुत बाद में लिखे जा रहे हैं, और कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस टूट फूट गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। सो अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग तरीके से सेम एविडेंस की इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नई डिस्कवरी हो गई तो फिर इंटरप्रिटेशन बदल जाती है। सो हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है किसी ने हिस्ट्री के किसी इवेंट के बारे में कुछ कह दिया तो वो भाई पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं होता। ये ऐसी चीज़ है जो हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन चलता रहता है, फिर कोई नई डिस्कवरी आएगी, फिर कोई फैक्ट बदल जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट एंड जाति इन अर्ली मिडेवल एंड कॉलोनियल इंडिया। तो कास्ट एंड जाति के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कास्ट सिस्टम एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हो इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि देखो द टर्म्स वर्ना एंड जाति आर ऑफन यूज टुगेदर बट दे आर डिफरेंट। कई बार कहते हैं आप किस वर्ण के हो, किस जाति के हो, तो वो एक चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। वर्णा क्या है भाई, वर्णा चार कैटेगरी में से किसी एक को डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। लेकिन जो जाति है वो बता रही है कि भाई हजारों जातियां हो सकती हैं, छोटे छोटे जो सोशल ग्रुप्स हैं, कि वो क्या काम करते हैं, वो किस जगह से आते हैं, उनके कस्टम्स क्या हैं, जाति उसके बारे में बताती है। अब कोई बढ़ाई है, कोई कुमार है, कोई नाई है, ऐसी जातियां होती हैं जो उनके काम से रिलेटेड है। अब अर्ली मिडेवल पीरियड में आप जाओगे 600 से 1200 सी में, और कॉलोनियल पीरियड में जब आप जाओगे 1757 से 1947, कास्ट और जाति का जो पूरा सिस्टम है इसमें बहुत चेंजेस आए, क्योंकि नए नए ऑक्यूपेशन आ गए एक तो, ठीक है, पहले के ज़माने में अलग अलग ऑक्यूपेशन थे, बाद में और भी ऑक्यूपेशंस आ गए, रीजनल किंगडम्स बनने लगे, रिलीजियस मूवमेंट्स चलने लगी, ब्रिटिशर्स की भी पॉलिसीज आई, तो जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर था वो बदल गया। अब वर्ण और जाति में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। देखो, कास्ट क्या चीज़ होती है इसको आप समझ लो। वर्णा सिस्टम तो मैंने पीछे बता दिया है
कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 कैटेगरी में आप बटे हुए हो। ये एक सोशल मॉडल है आपका जो कई किताबों में लिखा है, पुरुष सूक्त में लिखा है। अब जाति ये क्या है? ये एक्चुअल सोशल ग्रुप्स हैं जो डेली लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे, और जो भी जाति का कोई होगा उसका अपना काम धंधा होगा, उसके अपना खाने का एक हैबिट होगी, उसका स्टेटस होगा। सो हजारों कई सौ जातियां हो सकती हैं। ओवर द टाइम जाति बिकेम मच मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ना इन डिटरमाइनिंग अ पर्सन सोशल आइडेंटिटी। एक टाइम बाद अपने वर्ण के बारे में कोई इतनी बात नहीं करता, लोग अपनी जाति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। ग्रोथ ऑफ जाति इज इन द अर्ली मिडेवल पीरियड। अब जब आप अर्ली मिडेवल पीरियड में आते हो तो आपको देखने को मिलता है बहुत सी नई जातियां बनने लगी। जैसे जैसे एग्रीकल्चर नई जगहों तक पहुंचा, जंगलों को क्लियर किया गया, बहुत से ट्राइबल कम्युनिटीज जो थे ना वो भी सेटल होने लगे। सो न्यू ऑक्यूपेशन ऑल्सो एमर्ज, बहुत से नए काम भी आने लगे, ट्रेड, क्राफ्ट, टेम्पल्स, जब टाउन्स इन सब की ग्रोथ हुई तो बहुत सारे नए नए काम भी आ गए। सो हर ऑक्यूपेशनल ग्रुप जो होता है ना वो धीरे 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 कोई काम धंधा करते करते वो एक सेपरेट जाति में बन जाता है। वीवर्स की अलग जाति है, पोटर्स की अलग जाति है, ब्लैक स्मिथ्स की जो चर्मकार होते हैं उनकी अलग जाति है, ठीक है। मतलब ब्लैक स्मिथ वो आपके जो लोहार होते हैं, सॉरी, उनकी अलग जाति है। गोल्ड स्मिथ है उनकी अलग जाति है, कारपेंटर्स उनकी अलग जाति है, ऑयल प्रेसर्स की अलग जाति है, मर्चेंट्स की अलग जाति है, ठीक है। सो बहुत से प्रोफेशनल ग्रुप्स जब आ जाते हैं तो वो अपनी ही एक कम्युनिटी उनकी बन जाती है। सो इंडियन सोसाइटी आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। पहले तो सिर्फ एक 4 वर्णा सिस्टम था, बाद में ये कई हजारों जातियां आ गई। इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड ग्रांट्स, देखो अब एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ तो कास्ट सिस्टम बहुत हद तक बदल गया। जो राजा होते थे वो बड़ी बड़ी जमीनें दान में देते थे ब्राह्मणों को, मंदिरों को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। अब ये जो ग्रांट्स जा रहे हैं इससे होगा क्या? इन जमीनों पर नए गांव बनेंगे, खेती बाड़ी बढ़ने लगेगी। सो जब नई फार्मिंग कम्युनिटीज आएंगी तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं उनको अपना अपना भाई अलग अलग काम करना पड़ेगा, जो उनका ऑक्यूपेशन है, ठीक है, उनकी पोजीशन वैसी ही होगी। सो सम एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज गेन्ड हायर सोशल स्टेटस, कोई कोई एग्रीकल्चरल कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत अमीर हो गए, पैसे कमा के ऊपर चले गए, बहुत सारे बेचारे किसान गरीब रह गए, वो उतना ऊपर नहीं जा पाए। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ न्यू जातिस। देन रोल ऑफ रीजनल किंगडम्स एंड पॉलिटिकल पावर। सो जब रीजनल किंगडम्स का राइज देखने को मिलता है ड्यूरिंग द अर्ली मिडेवल पीरियड तो इससे भी कास्ट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोकल रूलर्स होते थे ना वो अपनी पावर बढ़ाना चाहते थे, खुद को वो क्षत्रिय बताकर अपने को पावरफुल दिखाना चाहते थे। सो कुछ वॉरियर क्लान्स और ट्राइबल चीफ होते थे वो भी यही कहते हैं कि भाई हम क्या है, बड़ी रॉयल फैमिली से आते हैं, अपना वो स्टेटस ऊपर करना चाहते थे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इससे हुआ क्या, बहुत सी कम्युनिटीज अपना सोशल पोजीशन को ऊपर ले जाना चाहती थी, ठीक है। पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री सक्सेस और लैंड ओनरशिप ऑफन बिकेम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग कास्ट स्टेटस। कि आपके पास कितनी पॉलिटिकल पावर है, मिलिट्री आपके पास कितनी है, जमीन आपके पास कितनी है, अगर ये सब ओके है, सब मस्त है, तो आप उतने ही स्टेटस के मामले में ऊपर होगे। फिर उसके बाद है रिलीजियस मूवमेंट्स एंड सोशल चेंज। अब इस टाइम पीरियड में आपको भक्ति मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हिंदुइज्म में प्रॉब्लम्स थी उसको सुधार करने के लिए स्टार्ट किया गया था। संतों के नाम आते हैं इसमें, कबीर, रविदास, नामदेव, ठीक है, बासबन्ना भी है, चैतन्य भी है, बसावा, तुकाराम, मीराबाई। तो ये क्या कह रहे हैं, भगवान एक ही है, ठीक है, भगवान की तरफ खुद जाओ, ज्यादा कास्ट वगैरह के चक्कर में मत करो। बहुत से भक्ति संत जो है वो लोअर कास्ट से भी आते थे, ओपनली अनटचेबिलिटी को क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि गलत बात है। आप किसी को अछूत कह रहे हो, दिस इज नॉट राइट। सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ये लोग अपोज करते थे। एंड द बिलीव दैट बर्थ डिटरमाइंड स्पिरिचुअल वर्थ, तो ये जो बर्थ बाय बर्थ कह रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है तो वो तो दिमाग वाला ही होगा, तो ये चीजों को ये लोगों ने अपोज किया। ऑल्दो भक्ति सिस्टम ने कंप्लीटली तो कास्ट सिस्टम रिमूव नहीं किया, लेकिन इक्वालिटी का आइडिया तो एटलीस्ट लोगों के अंदर आया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जाति ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब जब ब्रिटिशर्स का रूल आता है तो जाति सिस्टम, कास्ट सिस्टम में बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सेंसस करवाता था, जनगणना करवाता था, कास्ट लिस्ट बनाता था और कम्युनिटीज की एक कैटेगरी बना देता था, उनकी सोशल कैटेगरीज मिलती है हमें। सो हर इंडिविजुअल की एक आइडेंटिटी होती थी एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ, ठीक है। सो बहुत सारी कास्ट
जिनकी फ्लेक्सिबल आइडेंटिटीज होती थी अर्लियर वर नाउ परमानेंटली रिकॉर्डेड इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। पहले वो अपनी आइडेंटिटी बदलते रहते थे, पर अंग्रेजों ने उसी चीज को डॉक्यूमेंटेड कर दिया। एज अ रिजल्ट कास्ट आइडेंटिटी अब रिजिड हो गई, स्टैंडर्डाइज हो गई, पहले ऐसा नहीं था। ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशंस को समझते हैं क्या है। तो देखो, जो ब्रिटिशर्स होते थे, अंग्रेजों ने क्या करा, कास्ट को यूज किया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। उनको पता चल सके यहाँ पे कौन से लोग ज्यादा हैं, गवर्नमेंट जॉब, रिक्रूटमेंट जो होनी है आर्मी में, लीगल रिकॉर्ड्स रखने हैं, टैक्स कितना किस पे लगाना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कास्ट क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करता था। और जो ब्रिटिशर्स होते थे ना, उन्होंने भी कैटेगरीज बनाई, मार्शियल रेसिस, ठीक है, यानी कि ये लोग वो हैं जो अच्छे खासे लड़ाई झगड़े में आगे हैं, डिप्रेस्ड क्लास जो बहुत पिछड़े हुए हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, ये इन्होंने ही कैटेगरी बनाई थी। सो ये जो ऑफिशियल लेबल्स है ना, यही आगे चल के अभी भी SC ST ये सब चलता है, तो अंग्रेजों ने ये आइडेंटिटीज बनाई थी। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट। सो 19th-20th सेंचुरी में बहुत से रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का बहुत पुरजोर विरोध किया। ज्योतिराव फूले आते हैं जो लोअर कास्ट के राइट्स के लिए लड़ रहे थे, एजुकेशन उनको दिलवाने के लिए लड़ रहे थे। श्री नारायण गुरु, ये भी ह्यूमन बींग्स के लिए लड़ रहे थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये भी कहते हैं भाई अनटचेबिलिटी को खत्म करो, भेदभाव को खत्म करो, जो दलित से उनके लिए सोशल जस्टिस, एजुकेशन, पॉलिटिकली उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, इक्वल राइट्स मिले, इसके लिए इन्होंने आवाज उठाई। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामाकृष्णा मिशन, इन्होंने भी यही कहा भाई भेदभाव को खत्म करो। सो लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई, इक्वालिटी के साथ रहो भाई, एक होकर रहो, जितना ज्यादा इक्वालिटी के साथ रहोगे, एक होकर रहोगे, उतना ही फायदा है, उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम ऐसे बट के रहेंगे तो फिर सही नहीं होगा। इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल चेंजेस इन कॉलोनियल इंडिया। सो जब मॉडर्न एजुकेशन आई अंग्रेजों की, इंडस्ट्रीज उन्होंने बनाई, रेलवे बनाया, अर्बनाइजेशन हुआ, तो बहुत से कम्युनिटी के लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिली। लोगों ने फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया, ऑफिस जाना शुरू कर दिया, स्कूल कोर्ट जाना शुरू कर दिया, सरकारी ऑफिस में जाना शुरू कर दिया। अब पहले तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता था, या खेती बाड़ी करोगे, ट्रेड करोगे, या जानवर पालोगे, तो अब वो चीज़ें थोड़ी सी बदल गई यहाँ पे आके। माइग्रेशन टू सिटीज, जो लोग गांव से आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, वो मिलकर काम करने लग रहे हैं। सो एजुकेशन से क्या हुआ, बहुत से लोअर कास्ट कम्युनिटीज भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाई। सो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा, लेकिन इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन से हुआ क्या कि जो ऑक्यूपेशंस बहुत हेरिडेटरी होते थे, कि ये बंदा अगर किसी वैसे नाली साफ करने वाले का बेटा है तो ये नाली ही साफ करेगा, तो ये चीज़ें हो गई खत्म। अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट एंड जाति। अब लॉन्ग टर्म में हुआ क्या है कि भाई द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ मिडेवल डेवलपमेंट्स, जो अंग्रेजों के टाइम पे हुआ, जो मिडेवल पीरियड में हुआ, इससे क्या हुआ, एक ऐसा कास्ट सिस्टम क्रिएट हो रहा है कि जो बदल रहा है और चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। अब अर्ली मिडेवल पीरियड में हमें मिल रहा है बहुत सारी जातियां आ रही हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन की तरफ देखा जा रहा है, और रीजनल पॉलिटिक्स में अलग अलग डेवलपमेंट हो रहे हैं। कॉलोनियल पीरियड में आप देखोगे कास्ट का ऑफिशियल क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, सेंसस का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, लीगल कैटेगरी बनाई जा रही है ताकि कास्ट को और अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सके। एट द सेम टाइम एजुकेशन रिफॉर्म्स चल रहे हैं, और बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म चल रहे हैं, भक्ति मूवमेंट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, कास्ट, ये सब चीज़ें खत्म करनी। सो कास्ट, जाति इवॉल्व हो रही है लगातार, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कंप्लीटली अनचेंज थ्रू आउट द हिस्ट्री। कास्ट बदलने वाली चीज़ है। Examine the changing social structure of medieval India with special reference to villages, tribes and peninsular India. Changing social structure of medieval India. Medieval time period में कैसे social structure change हुआ है, villages, tribes, peninsular India, सारी चीज़ें अपने को देखते हुए चलनी है। सो भाई देखो, सोशल स्ट्रक्चर जो है मिडेवल इंडिया का, वो फिक्स नहीं था। हमारे यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर मिडेवल पीरियड में लगातार चेंज हो रहा था, अलग अलग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, रिलीजियस मूवमेंट्स की वजह से, कल्चरल इंटरेक्शंस की वजह से, अलग अलग टाइम पीरियड पे ये चीज़ें चेंज हो रही थी। सो 8th और 18th सेंचुरी के बीच में जो हमारी सोसाइटी थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि नए नए राजा महाराजा आ गए थे, एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो रहा था, ट्रेड बढ़ रहा था, अलग अलग कम्युनिटीज़ आ रही थी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में। अब विलेजेस की बात करें, गाँव तो भाई फाउंडेशन होता है सोसाइटी का। ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम सोशल ऑर्डर का एक मेंबर बन रहे थे, पार्ट बन रहे थे। पहले ट्राइबल लोग अलग से रहते थे,
एंड पेनिनसुलर इंडिया विटनेस इंपॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया में तो बहुत लेवल पे लैंड ग्रांट्स वगैरह वाला ये सब सिस्टम चल रहा था, ठीक है। टेम्पल इंस्टीट्यूशन, मंदिर से बहुत चीज़ें कंट्रोल हो रही थी, रीजनल किंगडम्स आ रहे थे। सो ये जो चेंजेस है ना, इससे मिडेवल इंडिया की सोसाइटी धीरे 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 चेंजेस इसमें आ रहे थे। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मिडेवल इंडिया एंड ओवरव्यू, तो थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें था क्या। देखो भाई, मिडेवल इंडिया की जो सोसाइटी है, मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर क्या होता था, हायरार्की होती थी। यहाँ पे क्या होता था, बेस्ड ऑन हायरार्की, ऑक्यूपेशन, रिलीजन एंड लोकल कस्टम्स। अब वर्ना सिस्टम कंटिन्यू था, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, कई हजारों जातियां होती थी जिनका अपना अपना ऑक्यूपेशन होता था। अपनी अपनी एरिया से कोई जाति का बंदा आ रहा है, अपना उसकी कम्युनिटी का एक ट्रेडिशन है। सोसाइटी में राजा भी है, नोबल्स भी हैं, प्रीस्ट भी हैं, मर्चेंट्स भी हैं, कारीगर भी हैं, पीजेंट्स भी हैं, लेबर वाले भी हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी हैं, रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं। सो हर किसी का अपना एक रोल है इकोनॉमी में, एडमिनिस्ट्रेशन में। अब एंशियंट इंडिया में, अनलाइक एंशियंट इंडिया, मिडेवल सोसाइटी बिकेम मोर डाइवर्स बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ न्यू रूलिंग क्लासेस। तो अब डाइवर्सिटी यहाँ पर ज़्यादा थी, नए नए रूलर्स आ रहे थे, रीजनल किंगडम्स का एक्सपेंशन हो रहा था, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग आपस में बात कर रहे थे। सो सोशल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल हो गया था अर्ली मिडेवल पीरियड में, आप कह सकते हो, या मिडेवल पीरियड में, ठीक है। और मतलब कुछ जगहों पर तो रिजिड भी था सोशल स्ट्रक्चर, कई जगहों पर फ्लेक्सिबल भी था। सो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, पैसा आ रहा था लोगों के पास, रीजनल ट्रेडिशंस ऑफन इन्फ्लुएंस द पर्सन सोशल पोजीशन। फिर है विलेजेस एज द फाउंडेशन ऑफ मिडेवल सोसाइटी। अब देखो, विलेज क्या होता है, गांव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट है जब आप मिडेवल इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो। क्योंकि मोस्टली जो लोग थे वो गांव में रहा करते थे, उनका सारा गुजारा एग्रीकल्चर से होता था, उनका जीवन जो चलता था वो एग्रीकल्चर से ही चल रहा है। अ टिपिकल विलेज कंसिस्टेड, और एक मतलब नॉर्मली आप देखो एक गांव में क्या होगा, फार्मर्स हैं, लैंड ओनर हैं, आर्टिसंस हैं, शेफर्ड हैं, ठीक है, पोर्टर्स हैं, ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर हैं, बार्बर है, धुलाई वाला है, प्रीस्ट है, लेबरर्स हैं, यही तो होंगे ना। सो हर किसी का कोई ना कोई काम है, हर कोई विलेज लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सो विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट थे, वो अपना सब कुछ खुद करते थे। विलेज असेंबलीज एंड लोकल लीडर्स मैनेज डिस्प्यूट्स। अब जो विलेजेस में असेंबलियां होती थी ना, कोई पंगा हो गया लोकल लेवल पे, तो वो डिस्प्यूट सारा सेटल कौन करता था, यही जो लोग होते थे असेंबली वाले, यही लोग करते थे, ठीक है। अब इरिगेशन करवाना है गांव में, कितना पानी कैसे जाएगा, टैक्स कितना लगेगा, कॉमन रिसोर्सेज कैसे मैनेज करने, ये सारा काम विलेज असेंबली का है। सो बहुत जगहों पर जो विलेज कम्युनिटीज होती थी ना, उनके पास ऑटोनॉमी थी भाई अच्छे खासे लेवल पे। सो विलेज इकोनॉमी आप कह सकते हो सोशल कोऑपरेशन को बहुत मजबूती देती है। लेकिन कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन एंड सोशल डिवीजन था, कि लोग जातियों में, कास्ट में बटे हुए थे। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड चेंजेस इन रूरल सोसाइटी। देखो मिडेवल पीरियड में क्या हुआ, जो जितने राजा महाराजा होते थे वो क्या कहते थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा खेती करो, उसके लिए वो लोग जंगल कटवा देते थे, ठीक है, इरिगेशन का सिस्टम बिल्डअप करवा देते थे, और किसानों को ज़मीनें दे दिया करते थे। सो जब कल्टीवेशन बढ़ा तो नए नए गाँव बनने लगे, और जंगल वाले एरियाज में और बहुत सारे ट्राइबल एरियाज जो थे वो एग्रीकल्चर सेटलमेंट में बदल गए। सो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन से हुआ क्या कि भाई नए नए लैंड ओनर आ गए, नए मालिक आ गए, गांव में भी अमीर लोग आ गए, टीन एंड फार्मर्स जो लोग किराए पे खेती कर रहे हैं वो भी यहाँ पे एमर्ज हो गए। सो आप कह सकते हो इट ऑल्सो इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीजेंट्स, क्योंकि किसानों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ इनकम है, रिवेन्यू है, आपको जरूरत है फार्मर्स की, बिना फार्मर्स कुछ नहीं होगा। सो जब एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई तो इससे रूरल सोसाइटी पूरी बदल गई, एक नया सोशल ग्रुप देखने को मिलता है लैंड ओनरशिप पे जो पूरा बेस्ड था। ग्रोथ ऑफ कास्ट एंड जाति इन विलेज सोसाइटी। कास्ट सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स था मिडेवल इंडिया में, सिर्फ 4 वर्ण नहीं थे। हमारे इंडिया में, मिडेवल इंडिया में बहुत सारी जातियां आ गई थी। ज़्यादातर ऑक्यूपेशन हेरिडेटरी होते थे। फार्मर्स हैं तो भाई उसका बेटा भी फार्मिंग करेगा, वीवर्स हैं, पोर्टर्स हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, ऑयल प्रेसर्स हैं, लेदर वर्कर्स हैं, ये सारे जातियां हैं, अलग अलग कास्ट हैं। सो विलेज सोसाइटी एक स्ट्रिक्ट सोशल रूल फॉलो करती थी, शादी ब्याह, खाना, ऑक्यूपेशन, क्या काम करना है, इसके लिए रूल्स बने हुए थे। जो हायर कास्ट के लोग होते थे वो ज़मीन कंट्रोल करते थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका कंट्रोल था। लोअर कास्ट के जो लोग होते थे वो खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी करते थे। सो कास्ट से होता क्या है, सोशल स्टेबिलिटी आती है, लेकिन इनइक्वालिटी भी आती है, कुछ खुद को ऊपर मानेंगे और दूसरों को नीचे मानते थे। ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देयर चेंजिंग पोजीशन।
अब देखो ट्राइबल कम्युनिटीज जंगल में ये लोग रहा करते थे, पहाड़ियों पर रहा करते थे, फ्रंटियर एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में ये लोग रहते थे मिडेवल टाइम पीरियड में। सो ये जो ग्रुप्स होते थे ट्राइबल ग्रुप्स, इनका एक तो अपना अलग ही सिस्टम है, कस्टम अलग है, पॉलिटिकल सिस्टम इनका अलग है, इनके रिलीजियस बिलीफ्स भी अलग हैं। ओवर द टाइम क्या हुआ, मैनी ट्राइब्स केम इनटू कॉन्टैक्ट विद एक्सपेंडिंग किंगडम्स, बहुत से ट्राइब्स ने राजा महाराजाओं के कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश करी। सो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स, ट्रेडर्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो ये धीरे धीरे बहुत सारे ट्राइबल लोग खेती बाड़ी करने वाले लोगों के साथ मिलने लगे, ट्रेडर्स के साथ मिलने लगे, मंदिर वगैरह में जाने लगे। सो इनकी जो सोशल पोजीशन है वो धीरे धीरे बदलने लगी। बहुत सारे और कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है हम एक जगह पर रहकर सेटल्ड एग्रीकल्चर करेंगे, तो दूसरे कह रहे हैं कि भाई हम अपना जो फॉरेस्ट का काम है वही कंटिन्यू रखेंगे। और कुछ ट्राइब्स तो भाई सोल्जर ट्राइब बन गई, लोकल कई चीफ बन गए, कोई लैंडलॉर्ड बन गया। सो ये जो इंटरेक्शन है ट्राइबल सोसाइटी का और सेटल सोसाइटी का, धीरे धीरे रिड्यूस द आइसोलेशन एंड इंटीग्रेटेड मैनी ट्राइब्स इनटू द वाइडर सोशल सिस्टम। पहले क्या था, आइसोलेटेड रहते थे ये लोग, अलग रहते थे, बाद में ये लोग इंटीग्रेटेड हो गए, जुड़ गए आपस में। इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइब्स इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। सो सबसे बड़ा सोशल चेंज जो मिडेवल इंडिया का है वो ये है कि धीरे धीरे ट्राइबल कम्युनिटीज मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनने लगी। जब जंगलों को काटा गया एग्रीकल्चर के लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन जो थी, ठीक है, वो गांव में चली गई, वहां पर जाके वो खेती बाड़ी करने लगे। और कुछ ट्राइब्स ने तो हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी एक्सेप्ट कर लिया, कोई इस्लाम में चला गया सूफी संतों के साथ जाके। तो बहुत से ट्राइबल चीफ थे जिनको बड़े बड़े राजा महाराजा और वो सब बहुत मतलब तारीफ करते थे, और ये बहुत सारे ट्राइबल चीफ लोकल रूलर्स भी बन गए थे, फ्यूडल चीफ्स बन गए थे। सो ओवर द टाइम बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज जो है ना वो कास्ट सिस्टम के अंदर आ गई थी एज न्यू जाति। सो ये जो प्रोसेस है ये दिखाता है कि मिडेवल इंडिया की जो सोसाइटी है वो बहुत डायनेमिक थी, डाइवर्स थी। सोशल चेंजेस इन पेनिनसुलर इंडिया। तो देखो भाई पेनिनसुलर इंडिया है क्या, पहले तो ये समझ लो, ये जो आपका नीचे वाला एरिया है ये वाला, ये दिस इज पेनिनसुलर इंडिया। सो यहाँ पे बहुत सी डायनेस्टीज थी, चोलास, पांड्यास, होयसाल, कैकटियास, विजयनगर वाले रूलर्स, ठीक है, बाद में ये सब लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे। सो जब खेती बाड़ी एक्सपेंड हो रही है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लैंड ग्रांट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा और रूरल सोसाइटी ऐसी बनेगी जो पैसे वाली है। विलेजेस जो हैं वो सेंटर बन गए एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रेड के, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो भी विलेजेस से ही हो रही हैं। सो जब रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये जब इनकी ग्रोथ होती है ना तो लोकल कल्चरल आइडेंटिटीज ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, लोग अपने लोकल लेवल पे रूल करने लगे। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब हमारे साउथ इंडिया मिडेवल जो टाइम पीरियड में जो मिडल इंडिया है अपना, सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे होता क्या था, कंबाइंड ट्रेडिशनल कास्ट प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है, एक तो पुराना सिस्टम भी चल रहा था और नई चीज़ें भी इसमें आ रही थी, नॉर्थ से बिल्कुल अलग, नॉर्थ इंडिया से अलग सिस्टम यहाँ चलता था। रोल ऑफ टेम्पल एंड लैंड ग्रांट्स इन पेनिनसुलर सोसाइटी। देखो मंदिरों का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, देवर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, मंदिर में बस पूजा पाठ नहीं होती, मंदिर में पढ़ाई, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना, सब कुछ यहीं से होता था। अब जो किंग हुआ करते थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े लैंड्स को दान में देते थे, जिसको ब्रह्मदेय और देवदान कहा जाता था, ब्राह्मणों को और मंदिरों को दिया जाता था। अब ये जो ग्रांट हो रहा है इससे होगा क्या भाई, उस जमीन पे खेती बाड़ी होगी, जिससे नई सेटलमेंट्स वहाँ लोग बसेंगे। एंड टेम्पल्स में क्या होता था, पंडितों को भाई एम्प्लॉय किया जाता था, म्यूजिशियंस को, डांसर्स को, कारीगरों को, अकाउंटेंट्स को, लेबरर्स को, जिससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता था। सो आप कह सकते हो टेम्पल एक वेल्दी इंस्टीट्यूशन था भाई, मंदिर के पास अच्छा खासा पैसा था और उनका इन्फ्लुएंस था भाई सोशल हायरार्की में, और जो ब्राह्मणों की अथॉरिटी है वो बहुत ऊपर थी। भक्ति मूवमेंट एंड सोशल चेंज। सो द भक्ति मूवमेंट ब्रॉट इंपॉर्टेंट चेंजेस टू मिडिवल इंडियन सोसाइटी। भक्ति मूवमेंट ने बहुत कुछ बदला है हमारे यहाँ पे, अंधविश्वास को कम करने की कोशिश करी है। रामानुज, बासव, ठीक है, एंड नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, चैतन्य, बहुत सारे ये लोग हैं जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाई है, कहते हैं कि भाई जातिवाद को खत्म करो, और कह रहे हैं भगवान सबके हैं। सो उनकी जो टीचिंग्स है ना वो लोगों को एनकरेज करती है, खासकर लोअर कास्ट के लोगों को, कि आप पार्टिसिपेट करो। विमेन को कहते हैं कि भाई रिलीजियस लाइफ में पार्टिसिपेट करो। सो कास्ट सिस्टम कंटिन्यू रहता है। भक्ति मूवमेंट रिड्यूस सोशल बैरियर्स इन मैनी रीजन्स। बहुत जगहों से जो सोशल बैरियर्स थे वो हटे भी और लोग भाईचारे के साथ रहने भी लगे। अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोशल चेंजेस का, मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए द चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मिडिवल इंडिया, ये जो स्ट्रक्चर है ये चेंज हो रहा है और एक डाइवर्स सोसाइटी बन रही है। सो विलेजेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं धीरे 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 धीरे, खेती बाड़ी बढ़ रही है तो विलेजेस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ रही है, फार्मिंग कर कर मिलिट्री में जा रही है, पॉलिटिकली वो लोग रूल कर रहे हैं। सो पेनिनसुलर इंडिया एक अलग तरीके से इवॉल्व होकर डेवलप हो रहा है। यहाँ पर मंदिर भी हैं, विलेज असेंबलीज भी हैं, इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, छोटे छोटे किंगडम्स भी हैं। सो ट्रेड, रिलीजियस मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल चेंजेस, इससे होता क्या है, नए नए और भी ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स आ जाते हैं, उनकी भी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, कास्ट डिवीजन और ज़्यादा बढ़ जाती है और नई नई कास्ट बन जाती हैं। सो ये जो डेवलपमेंट्स हैं यहाँ से होता क्या है, एक फाउंडेशन बन जाती है फॉर मैनी सोशल पैटर्न्स जो कि कंटिन्यू होते रहते हैं अर्ली मॉडर्न से कॉलोनियल पीरियड तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन ट्राइबल एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज इन इंडिया। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द राइज एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। तो जैनिज्म बुद्धिज्म का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों आपको पता है बहुत ही फेमस रिलीजन्स हैं। इनका एमरजेंस 6th सेंचुरी BC में देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में। और ये जो वो पीरियड है 6th सेंचुरी का जब बहुत चेंजेस हो रहे थे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, बहुत सारे चेंजेस इस टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो पीरियड है ना, इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन का टाइम पीरियड भी माना जाता है, क्योंकि जिस टाइम पे ये सब हो रहा था बहुत सारे नए टाउन्स एमर्ज हो रहे थे, बहुत सारी न्यू सिटीज़ डेवलप हो रही थी गैंगेटिक प्लेन्स के आसपास, यानी कि जहाँ पे गंगा नदी का एरिया है आसपास का, वहाँ पे बहुत सारे नए नए शहर वगैरह डेवलप हो रहे थे। एंड अगर अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी टाइम पे एग्रीकल्चर भी एक्सपेंड हो रहा था, ट्रेड वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा था रैपिडली। सो बहुत पावरफुल किंगडम्स भी यहाँ पे डेवलप हो रहे थे। अब महाजनपदास, बड़े बड़े जो एरियाज थे जहाँ पर एक राजा का रूल होता था, वो भी इस टाइम पे बनने लगे थे। सो एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग जो थे ना, वो रिजिड कास्ट सिस्टम से परेशान हो गए थे, क्योंकि कास्ट सिस्टम यार इतना ज़्यादा कट्टर सिस्टम था, इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, इतना अनटचेबिलिटी वगैरह वाला सिस्टम था। और जो वैदिक सेक्रीफाइस होते थे, जितने भी रिचुअल्स होते थे, वो बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत पैसा लगता था उसमें। और ब्राह्मणों के जो रिचुअल्स होते थे उसी का ही डोमिनेंस था हर जगह, बस ब्राह्मणों की ही चलती थी। सो ये जो चेंजिंग कंडीशंस थी ना, इससे हुआ क्या कि बहुत सारे लोग तंग हो गए थे। तो एक यहाँ पे एक रास्ता मिल गया इनको कि एक नया रिलीजन लेकर आओ, न्यू रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सो बुद्धिज्म जिसको स्टार्ट किया गौतम बुद्ध ने, एंड उसके बाद जैनिज्म आता है जिसको महावीर ने प्रीच किया, आगे सभी को बताया जैनिज्म क्या है। इनकी टीचिंग बहुत सिंपल थी, इन्होंने बोला मोरलिटी के साथ भाई अच्छा काम करो, हमेशा नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलो, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, खुद पे डिसिप्लिन रखो, इक्वलिटी के साथ सबको ट्रीट करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे अट्रैक्ट हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके यहाँ पर शामिल हुए इनके रिलीजन में। रिलीजियस बैकग्राउंड, रिएक्शन अगेंस्ट वैदिक रिचुअलिज्म। अब देखो होता क्या है, सबसे मेन रीज़न क्या है बुद्धिज्म और जैनिज्म के आने का, वो यही है कि लोग डिससेटिस्फाइड थे भाई, लोग गुस्से में थे। जो वैदिक रिलीजन चल रहा था उस टाइम का, वो जो वेदों में लिखा था, जो किताबों में मनुस्मृति वगैरह में लिखा था, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। सो लेटर वैदिक पीरियड में खासकर रिलीजन बहुत रिचुअलिस्टिक हो गया था, हर चीज़ के लिए रिचुअल्स करवाए जा रहे थे, बड़े बड़े यज्ञ करवाए जा रहे थे भगवानों को खुश करने के लिए। और ये यज्ञ बहुत महंगे होते थे, ठीक है, सिर्फ ब्राह्मण ही इसको करवाते थे और राजा महाराजा इसको करवाते थे। सो ऑर्डिनरी आम लोग तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, मतलब ये यज्ञ करवाना उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी बात थी। एंड उनको समझ में ही नहीं आता था कि ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इतना संस्कृत में पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, उन लोगों की तो समझ के बाहर था। सो बहुत लोगों को ये लगने लगा कि जो रिलीजन है हैड बिकेम मोर अबाउट रिचुअल्स देन अबाउट मोरल लिविंग, कि अच्छा जीवन जीना तो नहीं सिखाया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स की ही बात अब होती है। सो महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों ने बोला देखो भाई अननेसेसरी रिचुअल्स तो बेकार है, नहीं होने चाहिए। बोला कि ट्रू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपके अंदर से आती है जब आप अच्छा काम करोगे, खुद पे कंट्रोल रखोगे, कंपैशनेट रहोगे, एथिकली अपनी लाइफ जियोगे, ठीक है। सिर्फ पैसा लगाकर सेरेमनी कर दी, भगवान इससे कुछ सिर्फ नहीं होंगे। सो ये जो बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच थी ये लोगों को पसंद आई। तो उनकी जो टीचिंग्स थी वो धीरे धीरे पॉपुलर हो गई। जो कॉमन पीपल हैं, आम लोग हैं भाई, उनको अच्छा लगा। तो जब ये सब अच्छा हो रहा था तो भाई लोग इनके साथ जुड़ते चले गए और ये जो रिलीजन है ये बहुत फेमस हो गया इनका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं,
उसके बाद है सोशल बैकग्राउंड, अपोजिशन टू द रिजिड कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड में बहुत रिजिड हो गया था। मैं आपको बताऊं इनइक्वालिटीज थी, इतना मतलब ब्राह्मणों ने क्या है, खुद को सबसे ऊपर रख दिया था, और जो लोअर कास्ट हैं, ठीक है, उनको कोई कुछ पूछता भी नहीं था। बहुत सारे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थे जिनके साथ भेदभाव होता था बहुत ज़्यादा। यहाँ सोशल मोबिलिटी तो थी नहीं, वो अपॉर्चुनिटी अपना काम भी स्विच नहीं कर सकते थे, ऐसा सिस्टम था। अब जो विमेन है ना, वो भी लेटर वैदिक पीरियड में उनकी भी पोजीशन एकदम डिक्लाइन पर थी, ठीक है। अर्लियर टाइम पीरियड जो था, अर्ली वैदिक पीरियड, उस टाइम पे विमेन की पोजीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में आते आते इनकी भी पोजीशन खराब हो गई। सो उनका जो पार्टिसिपेशन था एजुकेशन में, रिलीजियस लाइफ में, ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया, बहुत ज़्यादा रोक टोक आ गई। सो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने चैलेंज किया कि भाई ये जो इनइक्वालिटीज़ है, ये इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो ये कहते हैं कि एक कोई पर्सन है, इंसान है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है कि वो अपने कर्म कैसे करता है, उसके एक्शंस कैसे हैं। इससे नहीं कि उसका जन्म कहाँ हो रहा है, वो किस कास्ट का है, ये मैटर नहीं करता। सो अलग अलग जो कास्ट के लोग हैं, चाहे वो मर्चेंट हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो विमेंस हो, ठीक है, चाहे वो फॉर्मर स्लेव्स रहे हो, ये कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, लोअर अपर, वो बुद्धिज्म में आ सकता है। जो इनकी कम्युनिटी है, संघ है, उसको ज्वाइन कर सकता है। या कोई जैन कम्युनिटी में आना चाहता है तो वो जैन बन सकता है। सो इनका क्लियर मैसेज है, इक्वालिटी का मैसेज दे रहे हैं। ये कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी तरफ आएँ। इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। देखो 6th सेंचुरी बीसी का टाइम पीरियड अगर उठा के देखोगे तो बहुत बड़े इकोनॉमिक चेंजेस भी इसी टाइम पे हो रहे थे। एक तो आयरन के टूल्स का यूज होने लगा था। अब आयरन के टूल से क्या होगा, फार्मर्स को मदद मिलेगी कि वो फॉरेस्ट को बहुत तेजी से क्लियर कर पाएंगे, फर्टाइल जो जमीन है ना उसको अच्छे से कल्टीवेट कर पाएंगे, ठीक है। एंड जो गंगाटिक प्लेन का एरिया है वहाँ पे अच्छी खासी प्रोडक्शन, अच्छा खासा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो पाएगा, और इससे होगा क्या, फूड सरप्लस अपने पास बचेगा जिसको हम बाद में बेच पाएंगे। सो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ तो बहुत से सारे लोग जो थे वो गांव से टाउन्स की तरफ आने लगे, सिटीज़ की तरफ आने लगे। ट्रेड एंड कॉमर्स भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो नए नए लोगों के ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो गए। मर्चेंट्स आ गए, बैंकर आ गए, क्राफ्टमैन आ गए, ट्रेडर्स आ गए। सो अब इससे होता क्या है, ये लोग सभी चाह रहे हैं कि एक ऐसा रिलीजन हो जो कि भाई हमें सपोर्ट करे, पीसफुली ट्रेड करने के लिए, बिजनेस ऑनेस्टली हो, एथिकली, जो ऐसा रिलीजन हो एथिकल बातें करता हो। तो इसी बीच जैनिज्म बुद्धिज्म का नाम आता है निकल कर। सो बुद्धिज्म और जैनिज्म इस टाइम पे यही बातें बता रहे थे, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, अच्छे से अपना काम धंधा करो। तो इन लोगों को पसंद आ गया, इन लोगों को अट्रैक्टिव लगा। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये रिलीजन को सपोर्ट करता था, ठीक है। लोग इसीलिए इसमें आने लगे। राइज ऑफ टाउन्स एंड अर्बन सेंटर्स। देखो अब ये पीरियड वो है जब बहुत सारे अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ हो रही है। राजगृह, वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, चंपा, तक्षशिला, वाराणसी। सो अब जो अर्बन लाइफ है वो गाँव की लाइफ से बहुत अलग होती है। जो मर्चेंट्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, ट्रेडर्स हैं, गिल्ड है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया अब सोसाइटी में। पहले तो ये ऐसी कोई कैटेगरियाँ दिखती भी नहीं थी, ठीक है, वर्ण सिस्टम वगैरह होता था। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, जो टाउन्स में रह रहे हैं ना, उनको चाहिए भाई थोड़ा, उनका दिमाग है शहरी दिमाग, और शहरी दिमाग जो होता है वो अंधविश्वास पे ज़्यादा नहीं चलता। सो इनको ऐसा रिलीजन चाहिए जो प्रैक्टिकल बातें करता हो, ठीक है, सिर्फ रिचुअल्स पे बात ना करता हो। सो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो होती थी वो ट्रेड रूट्स के आसपास बनाई जाती थी ताकि आने जाने वाले लोग वहाँ पर आएँ और वहाँ पे उनकी टीचिंग्स ले सकें। सिटीज़ के आसपास ही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ज़्यादातर होती थी। सो ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स आते थे और बुद्धिज़्म की जो टीचिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने की मदद करते थे। सिमिलरली जो जैन मोंक होते थे वो भी कमर्शियल सेंटर्स में जाते थे जहाँ पर वेल्दी मर्चेंट होते थे, ठीक है, वो उनको सपोर्ट करते थे। सो अर्बनाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है इन दोनों रिलीजन्स को पॉपुलर करने में। थोड़ा अगर हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये वो टाइम पीरियड था जब महाजनपद पीरियड भी इसको हम कहते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी कि जो छोटे छोटे ट्राइबल किंगडम थे अब बड़े बड़े लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स बन रहे थे, बहुत बड़े बड़े, जिनको महाजनपद कहा जाता था। टोटल 16 हुआ करते थे। पावरफुल में से है मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ये बहुत बड़े बड़े, मतलब आप मान के चलो टेरिटोरियल स्टेट्स हैं। इनकी अपनी आर्मी है, इनके अपने किंग वगैरह हैं, सब कुछ है। सो बुद्धिज्म और जैनिज्म यहाँ पे ये दोनों रिलीजन ऐसी बातें करते हैं, पीस, डिसिप्लिन,
ट्रुथफुलनेस, सच बोलो, शांति के साथ रहो और एकदम डिसिप्लिन रहो, टॉलरेंस रखो अपने अंदर, लड़ाई झगड़ा मत करो किसी के साथ। तो इससे होगा क्या, स्टेबिलिटी रहती थी। सो बहुत से रूलर जो थे ना वो इन रिलीजन के लोगों को वेलकम करते हैं, वो भाई उनको हेल्प कर रहे हैं कि हाँ अपना रिलीजन जो है आप लाओ, क्योंकि आप ऐसी बातें सिखा रहे हो जिससे हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अगर किसी ने भी आपका रिलीजन फॉलो कर लिया तो भाई ऑटोमेटिकली हमारा काम आधा हो जाएगा। सो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ लार्ज रीजन्स, इससे होगा क्या कि जो मॉन्क हैं वो उनके लिए अपनी टीचिंग्स को पहुंचा पाना और इजी हो गया था। डिक्लाइन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी एंड ग्रोथ ऑफ न्यू सोशल क्लासेस। अब पहले क्या हुआ, ट्राइबल सोसाइटी जो थी ना, अर्लियर ट्राइबल सोसाइटी ग्रेजुअली डिक्लाइन, क्योंकि अब ये लोग सेटल्ड हो रहे थे। पहले तो ट्राइबल थे लेकिन अब धीरे धीरे लोग सेटल हो रहे थे। नए सोशल ग्रुप्स जैसे मर्चेंट्स, आर्टिसंस, बैंकर्स, मनी लेंडर्स जैसे साहूकार कहते हैं, अर्बन जो शहरों में लोग काम कर रहे हैं, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ग्रुप है डिड नॉट ऑलवेज रिसीव हाई सोशल स्टेटस अंडर द ट्रेडिशनल वर्ना सिस्टम, क्योंकि वर्ना सिस्टम में तो भाई क्षत्रिय ब्राह्मणों की बात होती है, इनकी कोई बात करता नहीं। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म में इनको बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो ये लोग क्यों ही भाई वहाँ पे हिंदुइज्म में क्यों रहेंगे, जहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी ये लोग वहाँ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इसी रिलीजन को अपना लिया। सो बहुत से वेल्दी जो मर्चेंट्स थे वो पैसा डोनेट करने लगे मोनेस्ट्री बनाने में, है ना, जैन धर्म के मंदिर बनाने में, बड़े बड़े रेस्ट हाउस बनाने में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाने में। सो ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो आई मर्चेंट्स की तरफ से, ये भी एक रीज़न है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की ग्रोथ देखने को मिलती है। रॉयल पैट्रनेज एंड स्टेट सपोर्ट, देखो अब जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है ऐसे ही नहीं फैल गया, इनको बड़े बड़े राजाओं ने सपोर्ट किया है। बिंबिसार हो, अजात शत्रु हो, ठीक है, इन्होंने बहुत मतलब मगध तक के रूलर्स ने सपोर्ट किया है महात्मा बुद्ध के मतलब इसको रिलीजन को। बाद में अशोक, जो अशोक द ग्रेट आता है ना, वो भी बुद्धिज्म को सपोर्ट करता था। और कलिंग वॉर के बाद तो उन्होंने अपने लोगों को श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दूर दूर तक भेजा, जस्ट बिकॉज प्रोपोगेट दी बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए इन्होंने अपने धम्म महामात्र धम्म और मतलब मिशनरीज को भेजा। और जैनिज्म को भी बहुत सपोर्ट मिलती है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सपोर्ट करता था, उसने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था माना जाता है बाद में। और किंग खरावेल ऑफ कलिंग वो भी जैनिज्म को प्रमोट करता था। सो जब ये किंग वगैरह सपोर्ट करते हैं ना, ये ज़मीन भी देते थे उनको, मोनेस्ट्रीज बनवाते थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी देते थे, इनकी सिक्योरिटी भी देते थे। सो दोनों रिलीजन्स धीरे धीरे इंडिया और बियॉन्ड द इंडिया दोनों जगहों पर ग्रोथ कर रहे थे। सिंपल टीचिंग्स एंड यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस। अब जैनिज्म बुद्धिज्म में एक खास बात यह है, इनके पॉपुलर होने की वजह है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही जो भी बातें सिखाते हैं वो बिल्कुल सिंपल है, जो कोई भी समझ सकता है। अब वैदिक ट्रेडिशन में तो संस्कृत ज़्यादा है जो समझ में नहीं आती, लेकिन महात्मा बुद्ध जो भी अपनी बातें बता रहे हैं वो पाली में बता रहे हैं, और जैन टीचर्स जो बता रहे हैं वो प्राकृत में बता रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में बता रहे हैं। तो आम लोग भी इस भाषा को समझ सकते हैं। रिलीजियस टीचिंग्स में क्या कहने की कोशिश की जा रही है, आम लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। सो बुद्धिज्म ने अपनी 4 नोबल ट्रुथ जो है बहुत इजी वे में समझाई, 8 फोल्ड पाथ, ये सब टीचिंग्स हैं इनकी। मिडल पाथ जैनिज्म ने भी बताया कि भाई राइट फेथ, सही विश्वास, सही नॉलेज और सही काम करो, सही से कंडक्ट करो, और अहिंसा, नॉन वायलेंस, कि भाई मतलब पत्थर में भी जान होती है। तो इतना ज़्यादा इनकी बढ़िया बढ़िया बातें सिंपल में जब लोगों को समझ में आई, तो भाई ये डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें थी तो लोगों को समझ में आ गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ गए इनके साथ। ऑर्गेनाइज संघ एंड मिशनरी एक्टिविटीज़, देखो अब बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो, इन्होंने एक टाइम पे अपना रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। अब जो बुद्धिस्ट संघ होता था बेसिकली एक कम्युनिटी है इनकी, यहाँ पे मॉन्क और नन होते हैं जो डिसिप्लिन में लाइफ जीते हैं अपनी, ठीक है, और महात्मा बुद्ध ने जो भी सिखाया है वो सभी लोगों को जाके प्रीच करते हैं। अब जो जैन मॉन्क है और नन है ये भी ट्रैवल करते हैं इधर उधर, महावीर के मैसेज को पहुंचाते हैं। सो जो मोनेस्ट्रीज होती है ना इनकी, वो सेंटर ऑफ एजुकेशन है। यहाँ मोनेस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे हेल्थ केयर का सब कुछ सिस्टम मिलेगा, कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पर होगा। सो जो भी ट्रैवलर्स आते थे मोनेस्ट्री में आके रुकते थे, स्टूडेंट्स भी आते थे भाई, बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आते थे, वो रुकते थे। सो जो ट्रेड रूट्स होते थे वो बिल्कुल इन मोनेस्ट्रीज के पास में होते थे, इंपॉर्टेंट सिटीज के पास ही ये मोनेस्ट्रीज होती थी। सो अब इनके रिलीजियस आइडियाज इंडिया से लेकर श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, तिब्बत, कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, दूर दूर तक इनके आइडियाज पहुंच गए थे। सो ये जो मिशनरी सिस्टम है इनका, दूर दूर तक ये अपने बंदे भेजते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा है इंडियन सोसाइटी पे इसका, देखो अब जो बुद्धिज्म है और जैनिज्म है इसने बहुत चेंजेस करे हमारी सिविलाइजेशन में। सबसे पहले तो ये लोग नॉन वायलेंस की बात करते हैं, किसी के साथ कोई भी वायलेंस मत करो, कंपैशनेट रहो, इक्वालिटी, सभी बराबर हैं, ये कोई वर्ण सिस्टम को नहीं मानते। टॉलरेंस कि भाई चीज़ों को सहन करना सीखो, एथिकल लिविंग, सही तरीके से जियो। और ये एनिमल सेक्रीफाइस, जानवरों की बलि चढ़ाना, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करना, ये इस चीज़ को गलत मानते हैं। और इन्होंने बोला कि भाई देखो मोनेस्ट्री में आओ, शिक्षा लो, यूनिवर्सिटीज़ बनाई बड़ी बड़ी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, विक्रमशिला और वल्लभी, इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनी जहाँ पे लोग पढ़ने लिखने जाते थे। इनका जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, मूर्तियाँ, लिटरेचर, हर जगह देखने को मिल सकता है। ऑल्दो बुद्धिज़्म जो है इंडिया में बाद में चल के थोड़ा डिक्लाइन हुआ, लेकिन ये बुद्धिज़्म चाइना, जापान, उस साइड, कोरिया साइड बहुत फेमस हुआ है, ठीक है। और जैनिज़्म तो भाई इंडिया के बहुत पार्ट में फैल गया था। तो आप कह सकते हो उनकी टीचिंग्स तो आज भी भाई बहुत काम की है, बहुत लोग आज भी मानते हैं जैनिज़्म में, बुद्धिज़्म में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखें एंड प्लीज शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।